बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैंने देखा अम्मा सुबह उठते ही अपनी लबनानी बहू को सलावातें पढ़ रही थीं। अरे भाई, हम ये लड़की क्या ले आए, घर में तो नुहुसत ही फैल गई है। अम्मा क्या हुआ? मैं भी अपने कमरे से आंखें मलती बाहर आई तो अम्मा बोली, बस देख लो समीना, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लबनानी लड़की मेरे बेटे को डबो देगी, उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। पर तुम्हारे अब्बा ही कहते थे कि ये लोग बड़े मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं, हमारी नस्ल तब्दील हो जाएगी, नस्ल में एक सेहतमंद औलाद का इजाफा होगा। औलाद क्या पैदा करेगी ये छिपकली? देखो तो सही, दिन के 12 बज रहे हैं लेकिन महारानी अभी तक नहीं उठी। अम्मा की बात सुनकर मैं हंस पड़ी। अम्मा, तुम क्या समझती हो कि वो कोई आम पाकिस्तानी लड़की है जो तुम्हारे कहने पर बर्तन धोए, सुबह सुबह उठकर सफाई करे और हांडी रोटी करे? खुदा के लिए ये बातें दिल से निकाल दो। वो लड़की लबनान से आई है, अंग्रेज़ है। अंग्रेज़ ना, उनके रस्म व रिवाज अलग होंगे। हम अगर घर में काम वाली रख लेते हैं तो हमें आसानी होगी। भाई के पास तो बहुत पैसा है, उनकी बीवी भी बहुत उड़ाती है। उन्हें कहो कि वो पैसे दें ताकि हमें काम वाली रखें। अम्मा मेरी बात सुनकर और चिढ़ गईं। क्यों भाई, बहू को घर में क्या शोपीस बनाकर लाया जाता है? उसे काम के लिए ही तो लाया जाता है, वही करेगी काम। अम्मा ये बातें कर ही रही थीं, फिर बोलीं, जाकर उसे उठा कर लाओ, काफ़ी देर हो गई है। मैं भाभी के कमरे की तरफ चल पड़ी। अम्मा भी मेरे पीछे पीछे आ गईं। दरवाजे के बाहर पड़े अदरक के ढेर सारे छिलके देखकर अम्मा का पारा और चढ़ गया था। इस लड़की को देखो, घर में काम करने की बजाय बस गंद ही डालती रहती है। अरे अदरक अपने कमरे में लेकर कौन जाता है? अम्मा ने ये कहकर कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजाया। देखो तो सही, इतनी सारी अदरक इसने ज़ाया कर दी। अम्मा बहुत गुस्से में लग रही थीं। अम्मा, हमने क्या करना है अदरक का? मैंने गौर से देखा। अम्मा, हमने क्या करना है अदरक का? मैंने गौर से देखा तो वो तकरीबन पाव अदरक के छिलके थे जो भाभी ने अपने दरवाजे के बाहर फेंके हुए थे। मैंने उठा कर देखा, उनमें से अदरक अलग की गई थी। अम्मा कहने लगीं कि मैं इसे कहूँगी कि इतनी फजूल खर्ची न करे। इतने में भाभी ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। वो तो बहुत खुश लग रही थीं। ऐसा लगता नहीं था कि वो सोई हुई थीं, बल्कि यूँ मालूम होता था जैसे वो कोई भारी भरकम काम कर रही हूँ। उनका सांस भी फूला हुआ था, चेहरे पर खुशी बहुत थी। और भैया घर पर नहीं थे। मुझे ये देखकर अजीब सा लगा। मैंने भाभी की तरफ एक कचरती सी नज़र डाली और पूछा, क्या हुआ भाभी, लगता है आप एक्सरसाइज कर रही थीं? अरे नहीं, मुझे एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है? इन्होंने बड़े ही गौर से मुझे देखते हुए जवाब दिया, मैं नाव में अदरक के टुकड़े रखती तो हूँ, उससे मैं पतली हो जाती हूँ। तुम भी रखा करो, बड़ा आराम मिलता है। और वैसे भी लड़कियों को तो अदरक का इस्तेमाल ज़रूर। भाभी ने अदरक के छिलकों पर नज़र पड़ते ही अपनी सफाई में वजाहत बयान की तो मैं समझ गई कि ये ऐसा क्यों कह रही हैं। ठीक है, मैं तो ऐसा कर लूँगी, आप फ़िलहाल आकर नाश्ता करें। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ चली गई। भाभी ने वो अदरक के छिलके मुझे साफ़ नहीं करने दिए। हालांकि भाभी हर काम मुझसे करवाती थी, लेकिन वो अदरक के छिलके इन्होंने मुझे उठाने नहीं दिए। बोली कि मैं खुद इन्हें जाकर डस्टबिन में फेंक दूंगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मजबूरन मैं और अम्मा दोनों ही वहाँ से आ गए। मैं जब वापस अपने कमरे में आई तो अम्मा और भाभी की आवाज़ें आ रही थीं। अम्मा भाभी से कह रही थीं कि तुमने इतनी सारी अदरक क्यों ज़ाया कर दी। भाभी खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ थीं। कहने लगी कि माँ जी, आपको जितनी अदरक चाहिए हो आप मुझे बता देना, मैं बाज़ार से जाकर ले आऊँगी। लेकिन हम लबनानी औरतें अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं, बस इसीलिए मैं अपने कमरे में ले गई थी। न जाने क्यों मुझे भाभी की बातों में एक झूठ सा महसूस हो रहा था। लगता था जैसे वो बात कुछ और करती हैं और काम कुछ और करती हैं। अभी मैं अपने कमरे में थी कि घर के दरवाजे की बेल बजी। मैं फ़ौरन ही बाहर गई क्योंकि अम्मा किचन में थी। सामने एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद यूनिफॉर्म में। मैंने पूछा, कौन हो? कहने लगा, मैं कुरियर वाला हूँ। सूजी नाम की किसी लड़की ने यहाँ पर अदरक का ऑर्डर किया था, वही देने के लिए आया हूँ। या खुदाया, भाभी सुबह शाम क्या अदरक खाती है? मैंने दिल में सोचा। इतने में भाभी खुद भी किचन से बाहर आ गई। उस आदमी की तरफ देखकर बोली, भाई अफसल, मैंने आपको मना भी किया था कि आप इस वक्त पार्सल देने मत आना, आप फिर उसी टाइम पर आ गए। इन्होंने बड़े मशकूक लहजे में उस आदमी से बात की थी। फिर वो सफ़ेद रंग का शॉपर लेकर अपने पास रख लिया। उसके पास दिए हुए एक कागज़ पर दस्तखत किए और अपनी अदरक वाली थैली को लेकर अंदर आ गईं।
مجھے وہ کہیں سے بھی ادرک معلوم نہیں ہوتی تھی، لیکن کیونکہ بھابھی نے یہ بات کہہ دی تھی تو اب کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ بھابھی ادرک لے کر اندر کمرے میں چلی گئیں۔ امی نے مجھ سے پوچھا کون تھا تو میں نے انہیں ساری روتات سنا دی۔ امی کہنے لگیں کہ یہ لڑکی بھی کتنی بیوقوف ہے، آن لائن ادرک کون منگواتا ہے؟ اگر کچھ منگوانا ہی تھا کوئی اور چیز منگوا لیتی، ادرک تو ہم لوگ خود ریڑھی والوں سے لیتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ریڑھیوں والے مر گئے ہیں جو اس نے ادرک کے لیے آن لائن آرڈر کیا؟ اتنے پیسے کہاں ہیں میرے بیٹے کے پاس؟ اماں یہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ بھابھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ تمہاری ادرک کہاں گئی؟ اماں نے تنزیہ انداز میں پوچھا۔ وہ تو میں نے اپنے کمرے میں رکھ دی، میں صرف رات کو ہی استعمال کرتی ہوں، دن میں استعمال نہیں کرتی۔ تو تم کچن سے لے جاتی ادرک؟ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے یہاں پر؟ اماں کے کہنے پر بھابھی نے اپنا منہ بنا لیا، بولی کہ میں بس اپنی خاص ادرک ہی استعمال کرتی ہوں، آپ لوگوں کی دی ہوئی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ یہ بات سن کر اماں کو برا لگا تھا لیکن وہ خاموش رہی تھیں۔ پھر اماں یہ کہہ کر چپ ہو گئیں کہ شام کو افضل آئے گا تو میں اس سے اس بات کا ذکر کروں گی کہ یہ لڑکی خواہ فضول خرچیاں کرتی ہے، کم از کم وہ اسے روکے گا ٹوکے گا تو صحیح، ہمارے تو یہ ہاتھ نہیں آتی۔ شام کو افضل بھائی گھر آئے تو اماں آتے ہی شروع ہو گئیں، بیٹا تم اپنی بیوی کو کچھ سمجھاؤ، آن لائن ادرک آرڈر کر رہی ہے، کل کو ٹماٹر پیاز بھی آن لائن آرڈر کرے گی تو اتنے پیسے کون بھرے گا؟ کون سی ادرک اماں؟ میں نے تو کہیں نہیں دیکھی، اپنی بیوی سے پوچھو نا، اس نے کمرے میں ادرک منگوا کر رکھی ہے۔ اب اگر چیز منگوانی ہی تھی تو مجھ سے کہتی، میں جا کر بازار سے لے آتی۔ یہ بات سن کر بھائی نے پھیکی سی مسکراہٹ دی اور بولا، اماں میں کیا کر سکتا ہوں، وہ میری بیوی ہے، میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اس کی عادت ایسی ہی ہے۔ وہ لبنان میں ہوتے ہوئے بھی ہر چیز باہر سے آرڈر کرتی تھی، دراصل یہ وہاں کا رواج ہے، سبزی گوشت ہر چیز باہر سے آرڈر کی جاتی ہے، تبھی تو گھر والے سکون سے رہتے ہیں۔ بس اسے بھی یہی عادت پڑی ہوگی، تھوڑا سا آپ کے ساتھ رہے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے بھائی کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا، میں تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ بھائی کا چہرہ اترا ہوا تھا، رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے بھائی کے آدھے سر کے بال بھی گر گئے ہوں۔ مجھے بھائی کو دیکھ کر بہت ترس آ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بھائی بہت قابل رحم ہو گیا ہو۔ بھائی آپ کی صحت کو کیا ہوا ہے؟ میں نے بھائی کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو انہیں بہت تیز بخار تھا، یہ دیکھ کر میں بھی چونک گئی۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں کہ آپ اتنے بیمار ہیں۔ بھائی نے غصے سے میرا ہاتھ جھٹکا اور بولا، تم لوگوں کو میری اتنی فکر نہیں ہے جتنا تم لوگ ظاہر کرتے ہو، میں تو اس پوری دنیا میں اکیلا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا ہوگا، موت ہی میری سب مسئلوں کا حل ہو سکتی ہے۔ بھائی یہ کہہ کر اونچی آواز میں مجھے ڈانٹتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں تو ہکا بکا بھائی کو دیکھتی ہی رہ گئی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے بھائی کا یہ رویہ بہت برا لگا تھا، لیکن میں نے امی کو اس بات کی شکایت نہیں کہ ہزاروں گلے شکوے ہوں، یہ نہ ہو کہ سارا نزلہ بیوی پر گرے تو وہ بیچاری بھی بدگمان ہو جائے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہم سب کو مزید شک میں ڈال دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اگلی صبح جب میں بھابھی کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے گئی تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اندر سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی درد سے کرہ رہا ہو۔ میں نے دروازہ زور سے بجایا، بھائی کی مریل سی آواز آئی، اندر آ جاؤ بسمہ، میں جاگ رہا ہوں۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا، حالانکہ بھائی بھابھی کے دروازے پر ہمیشہ کنڈی لگی رہتی تھی، لیکن آج میں نے دیکھا بھائی دروازہ کھول کر ہی لیٹے ہوئے تھے۔ میری نظر بھائی پر پڑی تو کلیجہ منہ کو آ گیا، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لگتا تھا جیسے وہ بہت بیمار ہیں۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ آپ اپنی بیماری کا ہمیں بتاتے کیوں نہیں؟ چلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں، اماں کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں، اماں کو بھی بتاتی ہوں، آپ تیار ہو جائیں، آپ کی بری حالت ہے۔ میں نے بھائی سے کہا تو بھائی اور غصہ ہو گئے، میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں کہ تم لوگ مجھے ہسپتال لے کر جاؤ، مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں بس ٹھیک ہوں، اگر تم مجھے چکن سوپ بنا کر دے دو گی تو میں مزید اچھا ہو جاؤں گا، اور ہاں اماں کو میرے کمرے میں بھیجنا، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے جا کر اماں کو ساری بات بتائی، اماں بھی بھیا کے کمرے میں چلی گئیں، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گئی، پر بھیا نے مجھے باہر جانے کا حکم دے دیا۔ میں مجبوراً باہر چلی آئی کیونکہ وہ میرے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں باہر سے دیکھ رہی تھی، میں نے نوٹ کیا تھا کہ میرے بھائی کی بات سن کر اماں بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تسلی دی اور پھر کمرے سے باہر آ گئیں۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بہت
अज़ियत में लग रही थीं। वापस आकर अम्मा ने भी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे किसी ने कुछ नहीं, मैं तो बस परेशान हवरनकों की तरह देखती ही रह गई थी। अब मुझे अब्बा के आने का इंतज़ार था। शाम को अब्बा आए तो मैंने उन्हें भी बता दिया कि भाई और अम्मा के बीच में कोई बात हुई है। लगता है कि परेशानी वाली बात है, लेकिन ना ही मुझे अम्मी ने कुछ बताया है और ना भैया बता रहे हैं। अब आप अम्मी से खुद ही पूछ लें कि क्या मामला हुआ है, इतनी परेशानी क्या है जो मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। अब्बा अम्मा के कमरे में चले गए। मैं बाहर चाय बनाने लगी, तभी मुझे भाई के कमरे से हल्की हल्की चीखों और सिसकियों की आवाज़ आई। अब की बार मेरे दिल में तजस्सुस हुआ था, क्योंकि वो सिसकी किसी और की नहीं, लगता था जैसे औरत की हो। पर भैया और भाभी के कमरे में भला उन दोनों के अलावा तीसरा कोई हो सकता था? हरगिज़ नहीं। यही सोचकर मैं उनके कमरे की तरफ चल पड़ी। हल्की हल्की चीखों की आवाज़ मुझे अभी भी आ रही थी। मैं कमरे के अंदर तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये बहुत ही एक गैर इखलाकी और गैर थी। लेकिन मैं जैसे ही खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई तो चीखों की शिद्दत में इजाफा होता गया। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने खिड़की का पट हल्का सा खिसकाया और अंदर देखने लगी, पर अंदर का मंजर देखते ही मेरी तो जान निकल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे एक दिन ये मंजर भी देखना पड़ेगा। गुस्से से मेरा खून खौलने लगा। मुझे सारी बात समझ में आ गई थी। मैं ये भी समझ गई थी कि भाभी कमरे का दरवाज़ा बंद क्यों रखती है, भाभी के चिड़चिड़ेपन की क्या वजह है और मेरा भाई क्यों कमज़ोर होता जा रहा है। मैं बाहर आई तो मेरे दिमाग में हज़ारों ख़यालात चल रहे थे। मैंने सोच लिया कि ये बात मैं अपने अब्बा को बताऊंगी, वरना और कुछ नहीं हो सकेगा। अगर अब्बा इस वक्त हमारा साथ न देते तो हम तो भाभी का मुकाबला करने के भी काबिल नहीं थे। मैंने अम्मा अब्बा के कमरे में जाकर अब्बा को ये सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर अब्बा का भी गुस्से से बुरा हाल था। कहने लगे, बेटा बेटा, मैंने तो इस तरह से सोचा भी नहीं। जो तुम बता रही हो वो तो वाकई काबिल एतराज़ बात है, और इस बात पर हमारा हक बनता है कि हम अपने बेटे का साथ दें। अब्बा ने मुझे ये भी कहा कि तुम अपनी भाभी को किसी भी तरीके से इस बात की खबर ना होने देना कि हमें ये सब बात पता है, और हम जो आगे करने जा रहे हैं इस बारे में भी इस औरत को नहीं बताना। मैंने अब्बा की बात पर सख्ती से अमल किया था। मैं अपने कमरे में आ गई और आकर सोचने लगी कि सुबह का दिन कैसे गुजरेगा, मैं भाभी से क्या क्या बातें करूंगी, और अब्बा की हिदायत पर अमल करते हुए मुझे सब लोगों को घर से बाहर लेकर जाना था। सुबह हुई तो मैं नाश्ते की मेज़ पर आई। भाभी और भैया भी सामने मेज़ पर बैठे थे। भैया की हालत काबिल रहम थी। मैंने देखा उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और वो इस कदर मुरझाए हुए थे कि ऐसा चेहरा मैंने उनका इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। मैंने भैया को नाश्ता बना, भाभी मेरी तरफ तंजिया नज़रों से देखने लगीं। बोली कि आज मेरा इस घर में आखिरी दिन है। मैंने चौंक कर भाभी की तरफ देखा। दिल में सोचा कि कहीं इनको मेरे मंसूबे के बारे में खबर तो नहीं हो गई। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगीं, अब मैं और फजल दूसरे घर में रहने के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस घर में हमारी किसी को ज़रूरत नहीं है। नहीं भाभी, ऐसा तो मत कहें। हमारा एक ही भाई है, आप हमारी इकलौती भाभी हैं। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। अगर आप भी चली जाएंगी तो इस घर की रौनक ही छिन जाएगी। मेरी बात सुनकर भाभी एक बार फिर हंसी और बोली, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जितनी मर्जी बातें करो, अफजल मेरे साथ ही जाएंगे और हम लोग एक अलग घर में रहेंगे। भाभी, जैसे आपकी मर्जी, हम आपको रोक तो नहीं सकते, पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप एक हफ़्ता इधर ही रह लें, हमें अपनी खिदमत का मौका दें। आपके जाने से पहले मैं आपकी बड़ी सी दावत करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, हम जब दूसरे घर में जाएंगे तो वहाँ भी दावत होती रहेगी। तुम इस चीज़ की हरगिज़ फ़िक्र नहीं करना। भाभी ने उंगलियां नचाते हुए कहा था। मुझे लगा जैसे उन्हें मेरे मंसूबे की इत्तला हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दिन के 12 बजते ही मैंने अम्मा से कहा कि हमें नौरीन की शादी पर जाना है। वाकई में हमारे मोहल्ले में ही नौरीन का घर मौजूद था, जहाँ पर हमें शादी में शिरकत के लिए जाना था। मैंने ऐसे वक्त पर बताया था कि जब भाभी तैयार भी ना हो सके। उन्हें हमेशा तैयारी में ज़्यादा वक्त लगता था। वो 2 से 3 घंटे तो सिर्फ कपड़ों के इंतखाब में लगाती थीं। मैंने उनसे कोई बात नहीं की थी। उन्हें भी मोहल्ले की शादियां अटेंड करने का कोई शौक़ नहीं था। कोई बड़ी शादी होती तो वो चली जाती थीं। अमूमन छोटी मोटी शादियों और घर में होने वाले फंक्शन को वो इतना पसंद नहीं करती थीं।
मैंने भैया से कहा कि आप भी चलें। भैया कहने लगे कि मेरी तबीयत ऐसी नहीं कि मैं घर से 1 इंच भी बाहर चल सकूं। मैंने भैया की बड़ी मिन्नत की, क्योंकि अब्बा का सख्ती से हुक्म था कि घर में सिर्फ भाभी को ही रहना चाहिए। घर का और कोई फ़र्द अंदर नहीं रहेगा, वरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने भैया को बड़ी मुश्किल से मनाया, उनको अपने हाथों से तैयार किया। अम्मा तो पहले ही इस मंसूबे में शामिल थीं। हम सब लोग अपने घर से बाहर नौरीन की शादी में आ गए थे। शादी में हमसे बहुत सारे लोगों ने ये बात पूछी थी कि हमारी भाभी किस मुल्क से हैं। अम्मा बड़े इतराते हुए बताती कि मेरी बहू लबनानी है, बहुत ही खूबसूरत है। आप घर आएंगे तो मैं आपको अपनी बहू के बारे में मज़ीद बताऊंगी। मैं अम्मा को इन सब हरकतों से मना करती थी, क्योंकि भाभी इतनी ख़ास नहीं थीं जितनी कि अम्मा को लगती थीं, और मैं किसी सूरत में भी अपनी मोहल्ले में बदनामी नहीं चाहती थी कि हमारी बहू ऐसी या वैसी है। अम्मा ने तो उन्हें नुमाइश का टुकड़ा ही समझ रखा था, जबकि मैं बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद भाभी ने हमारे इस घर से चले ने अभी भी उस रात का मंजर घूम रहा था जब मैंने भाभी को खुद भाई को अजियत देते हुए देखा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई शौहर अपनी बीवी के सामने इतना भी बेबस हो सकता है, जबकि भाभी ने तो हमसे ये कहा था कि वो उन सफ़ेद शॉपरों में अदरक मंगवाती हैं, अपनी नाफ में रखती हैं। पर जो मैंने देखा था वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। भाभी अपने शौहर को अजियत दे रही थीं, भाई उनसे रोते हुए अदरक की वो टुकड़ी मांग रहे थे, जबकि भाभी उन्हें हवा में लहरा लहरा कर तरसा तरसा कर वो सफ़ेद पुड़िया दे रही थीं। लगता था जैसे भाभी खुदा बन गई हूँ। वो भाई की बेबसी का खूब मजाक उड़ातीं। गुस्सा तो मुझे उस वक्त आया जब इन्होंने भाई के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। मैं तो ये देखकर रोने वाली थी, लेकिन उस वक्त मैंने किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। भाई भाभी का थप्पड़ खाकर भी खामोश रहे थे, उनकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो उठकर भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें सबक सिखा सकते। जब मैंने ये बात अब्बा को बताई तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया था। अब्बा कहने लगे, बेटी, हमारा बेटा बिला वजह इस हालत को नहीं पहुंचा। ज़रूर इसके पीछे कोई न कोई बड़ी कहानी होगी, और हम इस कहानी की तह तक पहुंच कर रहेंगे। फिर उन मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे जिन्होंने हमारी ज़िंदगी अजाब कर रखी है। अब्बा मेरे पुलिस में काम करते थे। इन्होंने हमेशा अपने बेटे बेटियों को बहादुरी, सच्चाई और मुखलिसी की तालीम दी थी, लेकिन कभी भी अब्बा ने किसी पर जुल्म और ज्यादती करने की हमें इजाज़त नहीं दी थी। इसीलिए मेरा भाई आज इस हालत में पहुंचा हुआ था कि भाभी उस पर जुल्म करती और वो खामोश रहता था, जबकि भाभी ने हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला हुआ था। खैर से आज रात फैसला हो जाना था। हमें शादी में आए हुए 5 घंटे गुजर चुके थे। मेरे भाई की तबीयत ख़राब होने लगी, उन्हें चक्कर आने लगे, उल्टी भी महसूस हो रही थी। भाई ने कहा कि इस वक्त हमें घर चले जाना चाहिए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे अपने कमरे में जाना है। भाई बार बार ज़िद कर रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खाना और पानी उन्हें पिलाया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। मेरे घर के बाहर ताला लगा हुआ था, घर को सील कर दिया गया था। मैंने अब्बा को फ़ोन किया तो अब्बा ने जो बात बताई उसने मुझे हैरान परेशान करके रख दिया था। घर में तो भाभी का नामो निशान नहीं था। थोड़ी देर के बाद अब्बा घर आ गए। इन्होंने घर की सील को खोलने से मना कर दिया। कहा कि हम अभी तुम्हारी फूफो के घर जाएंगे, रात को वहीं रहेंगे, तुम लोगों ने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। मेरा भाई बेचैन हो रहा था, बार बार अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन अब्बा ने भाभी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। थोड़ी देर में हम फूफो के घर पहुंच गए। वहां जाते ही भाई ज़मीन पर ढह गया। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अब्बा ने मुझसे कहा कि इस पर दम दरूद करो, नशे के बगैर इसकी हालत है। अगर इसे नशा मिलता रहता तो शायद इसकी ये हालत ना होती, लेकिन अब इसका जिस्म नशे का आदी हो चुका है, और इसी बात का तो उस लड़की ने फ़ायदा उठाया है। वो तुम्हारे भाई को इसी वजह से मारती थी, क्योंकि एक चीज़ का इंसान जब आदी हो जाता है तो फिर उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करता है, और इसी बात का तो सलोनी फ़ायदा उठा रही थी। मैं जानता था कि मेरा बेटा बिला वजह किसी से थप्पड़ नहीं खा सकता। मेरे बेटे की यही तो मजबूरी थी। उसके लिए सलोनी की दी हुई उस सफ़ेद अदरक वाली पुड़ी से ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं रह गया था। अदरक वाली उन पुड़ियों का हिसाब तो मैंने कर लिया है। तुम्हारी भाभी जो नशा मंगवाती थी उसके सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं, और इसी नशे की भेंट वो बाकी सोसाइटी को भी चढ़ाना चाहती थी। जब भी वो अलग घर हासिल करने के लिए तगो दो कर रही थी,
پر شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بیٹے کو الگ گھر میں جانے نہیں دیا، ورنہ نہ جانے ہمارے بیٹے پر بھی الزام آتا اور آج ہم بھی جیل میں بیٹھے ہوتے تھے۔ ابا کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ ہماری اس لبنانی چڑیل سے جان چھڑائی جا چکی تھی، لیکن بھائی کا علاج اب بھی ہو رہا ہے، کیونکہ میرا بھائی زیر علاج ہے اور بھائی کو علاج کے لیے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، جو کہ میں اور میری والدہ تو دے رہے ہیں، لیکن بیوی کا نعم و بدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بھائی کو صبر اور صحت عطا فرمائے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔